अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन, कैसे हम लोग सांस लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में से देखने वाले हैं। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नोज से आपकी एयर एंटर करती है आपके नेजल कैविटी में, उसके बाद ये वेंट पाइप है, वेंट पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जाती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेन कंपोनेंट्स आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं वो पहला आपका नोज, फिर आपका फायरैक्स, उसके बाद वेंट पाइप, फिर लंग्स और लास्ट में डायफ्राम। ये 5 आपके मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में वर्क करती हैं। तो इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये स्टार्ट होता है आपका सबसे पहले नोज से, ठीक है। अब नोज क्या करता है, नोज जो भी आपका एयर है वो एंटर कराता है आपके बॉडी में, और जो भी एयर रहता है उसको फिल्टर कर देता है। किसकी मदद से? जो हेयर आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस, जो हेयर और म्यूकस आपके नोज में प्रेजेंट रहता है उससे वो एयर को फिल्टर कर देता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है आपका फेरिंग्स। अब फेरिंग से लग करके आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों रहता है। फूड पाइप जो आप माउथ से जो भी खाना खाते हैं वो आपके फूड पाइप से होकर के जाता है, और नाक से जो सांस लेते हैं वो आपके विंड पाइप से होकर के जाता है। तो फेरिक्स के यहाँ पर दोनों पाइप्स रहते हैं आपके। फेरिक्स आपका वहां से स्टार्ट होता है जहां से दोनों आपके पाइप्स रहते हैं। यहाँ पर फूड पाइप भी रहता है और विंड पाइप भी रहता है। जो विंड पाइप रहता है वो आपके फूड पाइप के सामने रहता है। तो ये जो विंड पाइप और फूड पाइप रहता है इसके ऊपर एक लिड रहता है, मतलब एक ढक्कन रहता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं ये ढक्कन जो रहती है वो हमेशा फूड पाइप के लिए बंद रहती है, क्योंकि आप खाना हमेशा नहीं खाते हैं, आप सांस हमेशा लेते हैं। इसलिए फूड पाइप पे वो ढक्कन बंद रहती है और विंड पाइप पे वो ढक्कन खुली हुई रहती है, क्योंकि आप सांस हमेशा लेते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो ये जो फूड है आपका फूड पाइप में एंटर होने वाला रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से हट करके आपके विंड पाइप पर आ जाती है और आपका खाना एंटर कर जाता है। और जब आप खाना एंटर कर जाते हैं तो वो वापस से फूड पाइप के ऊपर वो लिड आ जाती है। तो इसलिए आप जब भी खाना खाएंगे तो एक बार नोटिस करेंगे, आप खाने का निवाला निगलते हैं या स्वॉलो करते हैं तो आप नोटिस करिएगा आप सांस उस वक्त नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब वो जो लिड रहता है वो आपके सांस, आपका जो विंड पाइप रहता है वो क्लोज हो जाता है जब आप खाना अंदर लेते हैं। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं वो जो लिड रहता है वो विंड पाइप पर लग जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लिड रहता है वो फूड पाइप पर रहता है। क्यों? क्योंकि सांस आप हमेशा लेते हैं, इसलिए सांस का जो पाइप रहता है, विंड पाइप जो रहता है वो हमेशा खुली हुई रहती है। फेरेक्स के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या है? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को विंड पाइप बोलते हैं। इसी के थ्रू आपके नोज से एयर एंटर करता है, इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं। अब ये विंड पाइप जब स्टार्ट में रहता है तो स्टार्ट में थोड़ा सा मोटा सा रहता है, ताकि क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक साउंड बॉक्स रहता है, जो भी आपके गले से जो साउंड निकलती है वो आपके स्टार्ट में रहती है विंड पाइप के। अब ये जो विंड पाइप है आपका, एक आपके लेफ्ट लंग्स में जाता है और एक आपके राइट लंग्स में जाता है। यहाँ देखो, एक ये जो विंड पाइप है आपका एक लेफ्ट लंग्स में जाता है और एक राइट लंग्स में जाता है। अब लंग्स जो आपका है वो थोरैकिक कैविटी में सिचुएटेड है। ये जो एरिया है ये पूरा, इसको थोरैकिक कैविटी बोलते हैं। अब इसका मोस्टली एरिया आपका लंग्स कवर करता है। अब ये जो लंग्स है इसके 2 लेयर होते हैं, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, ये लंग्स के ऊपर 2 लेयर रहते हैं, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। अब जो लंग्स रहता है वो इलास्टिक रहता है, स्पंज के जैसा। जो स्पॉन्ज आप यूज करते हैं, जो घरों में स्पॉन्ज आपने देखा रहेगा, वो उसी तरह इलास्टिक रहता है। ठीक है, और छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बना रहता है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स रहते हैं इसमें। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, एल्वियोली के बारे में भी। अब इन एल्वियोलीज के अराउंड बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले जो ब्लड कैरी करते हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। पतले पतले जो पाइप रहते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। तो इन एल्वियोलीज के आसपास बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं। देखो ये है आपका एल्वियोलीज, कुछ ऐसा रहता है आपका एल्वियोलीज। इस एल्वियोलीज के ही आसपास छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं। ये जो ब्लू और रेड कलर के आपको दिख रहे हैं सारे कैपिलरीज हैं, ये पतले पतले लाइंस। इस एल्वियोली के जो वॉल्स रहते हैं, जो इनके
इस एल्वियोलीज के जो वॉल्स रहते हैं बड़े पतले रहते हैं। जो इसकी लेयर रहती है एल्वियोलीज की, बहुत पतली लेयर रहती है इसकी। जो गैसेस रहते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इजिली इसके थ्रू अंदर या बाहर जा सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ऑक्सीजन अंदर आता था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता था। ये सारी किसके थ्रू होती थी? एल्वियोलीज के थ्रू होती थी। आपके लंग्स में जाती थी, उसके बाद एल्वियोलीज के थ्रू आपका ऑक्सीजन अंदर जाता था बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके एल्वियोलीज के थ्रू आपके लंग्स में जाकर के आपके बॉडी के बाहर जाता था। तो ये सारे काम कौन करता था? आपके एल्वियोलीज। अब ये बहुत सारे एल्वियोलीज आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके दोनों लंग्स रहते हैं इनके अंदर बहुत सारे एल्वियोलीज प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जो आपका गैस है वो इजिली एक्सचेंज करने में मदद करता है आपका एल्वियोलीज। अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन लंग्स, कैसे एक्सचेंज होते हैं गैसेस? जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो सारे गैसेस एक्सचेंज होते थे वो किसकी मदद से होते थे? एल्वियोली की मदद से होते थे। अब इसी के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कैसे होता है। तो ये जो आपका एल्वियोलीज है, इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स रहते हैं इनके अंदर प्रोटीन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो हेमोग्लोबिन है ये आपके एल्वियोलीज से जो ऑक्सीजन है, आपके एल्वियोलीज से जो ऑक्सीजन है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, और सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज कर देता है वो एल्वियोलीज के अंदर। जो भी ब्लड के अंदर आपके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहते हैं वो सारे वो रिलीज कर देता है आपके एल्वियोलीज के अंदर। और ये जो एल्वियोलीज है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड्स को लेकर के आपके लंग्स के थ्रू आपके बॉडी के बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट है आपका डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? ये आपके लंग्स है, ये जो लेयर है आपकी इसको बोलते हैं हम डायफ्राम, जो आपके लंग्स को सपोर्ट करता है, जो आपके लंग्स के नीचे रहता है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम का काम क्या है? डायफ्राम आपका एक मस्कुलर पार्टीशन रहता है आपके लंग्स और आपके स्टमक के बीच में, या इसके नीचे आपका स्टमक आ जाता है तो इसके बीच में एक ये पार्टीशन का काम करता है, डिवाइड करता है इन दोनों को। कौन करता है? डायफ्राम। ठीक है, ये एक मस्कुलर पार्टीशन रहता है आपका। ये जो रहता है आपका ये थोरैक कैविटी, ये जो ऊपर का जो मैंने आपको बताया था ये थोरैक कैविटी, और ये एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में क्या आ जाता है? आपका स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह ये सब आपका किस में आ जाता है? एब्डोमेन कैविटी। तो ये जो डायफ्राम रहता है ये एब्डोमेन कैविटी और थोरैक कैविटी के बीच में रहता है। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करता है, पार्टीशन देता है दोनों को। कौन करता है? ये डायफ्राम करता है आपका। अब डायफ्राम का काम क्या है? जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो ये जो लंग्स है आपके ये फूल जाते हैं, इसमें हवा भरती है, ये फूल जाते हैं। तो जब ये फूलते हैं तो ये आपका जो डायफ्राम है वो नीचे खसक जाता है। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका ये जो लंग्स है ये फूल जाता है, फूलता है तो बड़ा होता है। फूलने के बाद ये जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ धक्का देता है, वो आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये जो आपका लंग्स है इसमें से एयर बाहर निकलती है, वो सिकुड़ने लगता है, तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब आप सांस अंदर लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तब ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, और जब आप सांस एक्सहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राम है आपका वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इस मूवमेंट की वजह से आपका एयर जो है वो आपके बॉडी के अंदर और आपके बॉडी के बाहर जाता है। देखो, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वो अंदर, ये जो डायफ्राम है आपका नीचे खसकता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ इसको पुश करता है आपके लंग्स को, और आपका जो एयर है वो बाहर निकलता है। सो यही इन और आउट मूवमेंट जो चलता रहता है, इसी के वजह से आपकी ब्रीथिंग हो पाती है। और ये किस वजह से हो पाती है? आपके डायफ्राम के हेल्प की वजह से। आपका डायफ्राम जब ये मूवमेंट करता है तभी आपकी ब्रीदिंग पॉसिबल हो जाती है। तो ये जो डायफ्राम है एक तरह से आपके लंग्स को सपोर्ट भी करता है, और आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस रहता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डायफ्राम।